हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ बायो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ट्वेल्थ में हम लोग बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है। तो ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने पुष्प की संरचना पढ़ चुके हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। इसके अलावा हमने परागकण की संरचना देख लिए हैं और बीजांड की संरचना देख ली है। हम ये जानते हैं कि जो परागकण होता है वो मेल गेमिट होता है और जो बीजांड है वो फीमेल गेमिट होता है। इसके अलावा हमने परागण पढ़ चुके हैं कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, ये क्रिया कहलाती है परागण की क्रिया। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। हम स्वपरागण भी पढ़ चुके हैं और परपरागण के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। तो आज हम परपरागण के बारे में इसके आगे और अध्ययन करते हैं कि परपरागण होता क्या है। तो परपरागण क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, ये क्रिया कहलाती है परपरागण की क्रिया। हम देखते हैं कि परपरागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, या इसके लिए जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम के आधार पर जो है वो परपरागण कितने प्रकार का होता है, जैसे जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण और घिंगा परागण। तो इन्हें बोलते क्या हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि कीट परागण जो होता है वो कीटों के माध्यम से होता है ना, एंटोमोफिली बोलते हैं इसे। इसी प्रकार जंतु परागण जूफिली कहते हैं, पक्षी परागण ऑर्निथोफिली, चमगादड़ परागण चिरैप्टोफिली और इसी प्रकार से घिंगा परागण जो होता है वो मैलेकोफिली होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो वायु परागण है वो किस प्रकार से होता है। भाई परपरागण में वायु एक माध्यम की तरह कार्य करती है ना। तो वायु की तरह यदि परागण हो तो वो कहलाता है वायु परागण। तो इसके लिए जो पुष्प होती है उसमें कई सारी विशेषताएं पाई जाती, जैसे कि जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं, आकर्षक रंग के होंगे, यानी कि अगर आकर्षक नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वायु की तरह होने वाला है परागण। रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे और साथ में मकरंद रहित भी होते हैं। ये वायु परागण जो होता है वो मेनली उन पुष्पों में होता है जो एक लिंगी होते हैं, जैसे कि मक्का, आपका चित्र में दिखाई दे रहा है मक्का, है ना। तो मक्का में क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं मेल गेमिट यानी कि नर पुष्प ऊपर पाए जाते हैं और जो मादा पुष्प होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है। तो इसमें और क्या कंडीशन हो सकती है कि जो वायु परागण के लिए जो होता है जो पुष्प, उसमें बाह्य दल एवं दलपुंज जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और परागकण जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। ठीक है। परागकण की संख्या कैसी होगी, बहुत अधिक, क्योंकि वायु से उड़ के जाना है उन्हें, तो इधर उधर उड़ के गिर करके जो है बहुत सारे परागकण नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे मक्का में, रोमेक्स में, इसमें लगभग जो होता है वो एक पौधे में क्रमशः लगभग 2 करोड़ से 40 करोड़ तक के परागकण पाए जाते हैं। कई पौधे में तो 5 लाख तक परागकण पाए जाते हैं। तो क्यों होते हैं ये परागकण, क्योंकि हवा में जब उड़ते हैं तो ये क्या होंगे, वायु में जब उड़ने के कारण जो है वो इधर तक गिरते भी हैं तो इनका ये कई सारे नष्ट भी हो आते हैं। इसलिए परागकण होते हैं इनमें बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ये परागकण होते हैं वो हल्के भी होते हैं, छोटे होंगे, शुष्क होंगे और हल्के भी होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से वायु में उड़ सकें। और परागकण जो होते हैं, जैसे कि चीड़ के पौधे में अगर अपन देखें तो चीड़ के पौधे में क्या होता है कि परागकण पंख युक्त होता है, जिससे वह आसानी से उड़ जाते हैं। और पुंकेसर के जो पुतंतु होते हैं वो लंबे होते हैं, पुष्प के बाहर निकले हुए होते हैं ताकि वो आसानी से वायु में उड़ सकें। तो ये हुआ मक्के में परागण। ठीक है। तो जो वायु जो परागकोश है उससे परागकण निकलेंगे, वायु में उड़ेंगे और जो मादा पुष्प होते हैं उसमें जाके वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप चित्र में देखिए कि जो केसर से जो परागकोश है वो निकल रहे हैं, वायु में उड़ रहे हैं और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये कहलाता है वायु परागण। इसके बाद हम देख लेते हैं जल परागण। तो जल परागण जो होता है उसमें जाहिर सी बात है कि जल की आवश्यकता होती है। जल परागण जो होता है उसमें ये मेनली 2 प्रकार का होता है। ठीक है। इसमें पहला होता है ऊर्ध्व जल परागण यानी हाइपोहाइड्रोफिली और अधि जल परागण यानी इपिहाइड्रोफिली। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ऊर्ध्व जल परागण क्या होता है। तो ऊर्ध्व जल परागण जो होता है वो मेनली सीटोफिलम जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, या नवजस नामक पौधे में पाया जाता है। इनमें क्या होगा, जो जलीय पौधे होते हैं वो निमग्न अवस्था में, निमग्न यानी जल के नीचे पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं।
ठीक है। और इन पौधों पे, इन जो पौधे होते हैं उनमें क्या होगा, जल परागन जो होगा जल के अंदर ही संपन्न होगा। आप चित्र में देखिए, मेल गेमिट है, मेल गेमिट से क्या हो रहा है, जो परागकण निकल रहे हैं, और आई मीन जो पुष्प है उससे परागकण निकल रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, जो मादा फ्लावर है ना, फीमेल फ्लावर, उसके वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन कहाँ पर, जल के अंदर ही। तो ये कहलाता है ऊर्ध्वजल परागन। इसके बाद में हम देख लेते हैं इपीहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली यानी क्या, अधिजल परागन। तो अधिजल परागन क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागन जो तभी संभव है जब वो जल के ऊपर आ जाए। जैसे कि वेलिसनेरिया में, वेलिसनेरिया में क्या होता है कि जो जल परागन जो होता है वो, उसमें क्या होगा, वेलिसनेरिया का नर और मादा पुष्प दोनों कैसे होते हैं, जल के नीचे। लेकिन जैसे जनन का समय आता है तब क्या होंगे, नर पुष्प जो होते हैं परिपक्व होने लगते हैं, और परिपक्व होकर के वो जल की सतह पर आके तैरने लगते हैं। ठीक है। और ठीक इस समय भी जो मादा पुष्प जो होंगे वो कैसे होंगे, डेवलप हो जाएंगे, और वो भी कैसे होते हैं, जल के ऊपर आ जाते हैं। और फिर जैसे जल के ऊपर आएंगे तो परागकण जो होगा वो जल में तैरता हुआ कहाँ जाएगा, इस वर्तिकाग्र पर, और जो फीमेल फ्लावर है उसके वर्तिकाग्र पर। और जैसे ही परागन की क्रिया संपन्न हुई वैसे जो होगा, जो फीमेल फ्लावर है वो कुंडलित होकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद पश्चात क्या होगा, फल का निर्माण होगा, जो जल के अंदर ही होगा। आप इस चित्र में देखिए, जो वर्तिकाग्र यानी फीमेल फ्लावर है वो देखिए, आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुंडलित होकर के नीचे आ रहा है। ठीक है। और यहीं पे क्या हो जाएगा, उसका निषेचन और फल का निर्माण चालू हो जाएगा। तो ये कहलाता है वेलिसनेरिया में जल परागन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कीट परागन। तो जो कीट परागन जो होता है वो कीटों के माध्यम से होता है। तो इसमें जो पुष्प होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, यानी उन्हीं पुष्प में होगा जो बहुत अधिक सुंदर होंगे। ठीक है। अब क्यों होता है ये हम देख रहे थे कि कीट परागन में क्या होता है, जो पुष्प होते हैं वो बहुत अधिक सुंदर होते हैं। ठीक है। रंगीन होते हैं, मकरंद युक्त भी होंगे, बहुत एक आकर्षक, सुगंधित क्यों होते हैं, क्योंकि जो कीट है, जो तितलियां हैं, जो भंवरे हैं, वो इन्हीं के कारण जो होते हैं वो उन तक के पहुंचते हैं और परागन की क्रिया संपन्न होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि कीट परागन जो होता है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साल्विया। ठीक है। साल्विया एक पौधा होता है, इसका पुष्प है, उस पुष्प में परागन कैसे होता है। तो साल्विया जो होता है वो कैसा है, द्विओष्ठीय पुष्प है। द्विओष्ठीय पुष्प यानी दो ओष्ठ के समान, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं द्विओष्ठी दिखाई दे रहा है, ओष्ठ के समान संरचना होती है इसमें। ठीक है। तो जो ऊपरी ओष्ठ होता है वो 2 दलों से मिलकर बनता है, और निचला ओष्ठ 3 दल से मिलकर बनेगा। ठीक। तो जो ऊपरी ओष्ठ होता है थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, और इसी में क्या होंगे, नर और मादा जो जननांग होते हैं वो स्थित होते हैं, यानी नर और मादा पुष्प पाए जाएंगे इसमें। तो जो निचला ओष्ठ होता है वो क्या काम करेगा, कीटों के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह। क्योंकि कीट आके इस पर बैठेंगे, है ना। और साल्विया के पुष्प में क्या होते हैं, 2 पुंकेसर। तो जो पुंकेसर होते हैं इसमें वो अंडा से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और प्रत्येक पुंकेसर का जो पुतंतु होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। यानी लेकिन क्या होगा, जो कनेक्टिव होगा वो लंबा होगा। ठीक। अब इसमें से जो पुंकेसर होता है, तो पुंकेसर में जो परागकोश होगा एक बंध होता है, दूसरा उर्वर। ठीक है। तो जैसे ही कोई कीट नीचे आकर बैठता, पुष्प में नीचे जो ओष्ठ है उस पर बैठता है, क्योंकि वो क्या है, प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। जैसे ही वो आके उस पर बैठता है तो जो कनेक्टिव है, जो योजी है, वो क्या करने लगती है, क्रिया करने लगती है, हिलने लगती है। और जो उर्वर पुंकेसर होगा, उर्वर से क्या होगा, उर्वर पुंकेसर से में परागकण बनेंगे, तो वो गिर जाते हैं। तो जैसे ही कीट बैठा तो कीट की पंख पे वो गिर गए। अब जैसे ही कोई कीट जो होगा दूसरे पुष्प के ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, फिर से उसके पंख से जो होगा वो जिस भी पुष्प में डेवलप मादा पुष्प होंगे वो उसके ऊपर गिर जाएगा, तो क्या होगा, परागन क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है साल्विया में कीट परागन। अगला हम देख लेते हैं कि ये कीट परागन जो होता है ये ऑर्किड के पौधों में भी होता है। ठीक है। ऑर्किड के पौधों में मधुमक्खी द्वारा परागन होता है। इसी टाइप से अंजीर के पौधों में भी कीट परागन होता है। अब हम देख लेते हैं पक्षी परागन। पक्षी परागन यानी क्या, ऑर्निथोफिली, ये नाम बहुत याद रखिएगा, ऑर्निथोफिली पक्षी परागन कहते हैं। कि कई जो पुष्प होते हैं उनमें पक्षियों की तरह परागन होता है। तो इसमें पुष्पों में ऐसी संरचना पाई जाती है कि ये रंगीन होते हैं, आकर्षक रंग के होंगे, साथ में नलिकाकार भी होते हैं और प्यालेनुमा पुष्प भी होते हैं। तो इनमें मकरंद बहुत ही पाया जाता है, ये रसदार होते हैं और परागकण की संख्या भी बहुत अधिक होती है इनमें।
जैसे ही कोई पुष्प में पक्षी अपनी चोंच डालता है मकरंद चूसने के लिए, मकरंद खाने के लिए, तो क्या होता है, परागकण लेने की जो परागकण होता है वो उसकी चोंच से चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो पुष्प किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाएगा मकरंद के लिए, तो वैसे क्या होगा, जो उसकी चोंच में जो परागकण चिपके हुए हैं वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, परागन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि बॉम्बेक्स में इसी प्रकार से परागन होता है, कीट परागन, सॉरी पक्षी परागन। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं चमगादड़ परागन। चमगादड़ परागन को कहते हैं चिरैप्टोफिली। तो कई ऐसे पौधे होते हैं जैसे जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इन पुष्प में क्या होता है कि ये बहुत ही बड़े होते हैं, व्रंतयुक्त होते हैं, खुशबूदार होते हैं और अधिक मकरंद भी होता है। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि रात में खिलते हैं क्योंकि चमगादड़ परागन होने वाला होता है। तो इन पुष्पों की जो खुशबू होती है उससे आकर्षित होकर जो चमगादड़ होते हैं वो इनके पास जाते हैं और मकरंद ग्रहण करते हैं। तो मकरंद ग्रहण करते करते क्या होता है कि इनमें परागकण चिपक जाते हैं और जैसे दूसरे पुष्प पे जाएंगे तो वो परागकण वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा वर्तिकाग्र पर। तो इस प्रकार से चमगादड़ के द्वारा कुछ पुष्पों में परागन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अफ्रीकाना, काइजियला अफ्रीकाना, ये एक पौधे का नाम है। तो इसमें किसके द्वारा परागन होगा, चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कृत्रिम परागन। कृत्रिम परागन यानी क्या होता है कि जो मानव होता है वो कुछ पौधों की बेहतर नस्ल प्राप्त करने के लिए कई टेक्निक अपनाता है। तो इसी टेक्निक में से एक है कृत्रिम परागन। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो इच्छित लक्षण वाले नर पुष्प होते हैं, ठीक है, उसके परागकणों को जो वांछित गुण होते हैं उसमें अधिक महत्व वाले जो परागन होते हैं उनको मादा पुष्प में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाई, कृत्रिम परागन। ठीक, क्योंकि मानव द्वारा की गई है। और इसे ही हम हाइब्रिड भी कहते हैं, यानी जो संकरण। तो इस विधि में ये ध्यान रखा जाता है कि जो मादा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर संकरण के दौरान कोई भी अवांछित परागकण ना गिर जाए, यानी कोई दूसरा परागकण ना गिर जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर कोई पुष्प उभयलिंगी यानी मेल फीमेल दोनों गैमेट उसमें हैं, यानी पुष्प हैं, यानी पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पुंकेसर को पहले ही हटा दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही पुंकेसर को आप हटाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है विपुंसन की क्रिया, यानी किसी उभयलिंगी पुष्प से नर पुष्प को हटा देना या पुंकेसर को हटाना, ये कहलाता है विपुंसन। तो वर्तिकाग्र जो होगा वो किसी अवांछित परागकण को ग्रहण ही नहीं करेगा। ये सिर्फ जो परागकण आप चाहते हैं वही परागकण जो होगा इस तरीके से कि वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होगा। और ऐसी एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें कलिका अवस्था में ही क्या होता है कि मादा पुष्प को कागज के थैले से ढक देते हैं। ठीक है, तो कागज थैले से ढक देते हैं तो इसके कारण क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी अवांछित परागकण नहीं गिर पाएगा। हम जो चाहते हैं या मानव जो चाहता है वही परागकण इसके ऊपर गिर पाएगा। तो ये हुआ कृत्रिम परागन। तो कृत्रिम परागन के कई सारे महत्व भी होते हैं, जैसे कि आप जो चाहते हैं, ठीक है, यानी जिस प्रकार का आप फल चाहते हैं, जिस प्रकार का आप बीज चाहते हैं, जिस प्रकार के गुण आप पौधे में चाहते हैं वही गुण जो होते हैं वो किसी पौधे में प्राप्त होते हैं। तो ये हुआ कृत्रिम परागन। ठीक है, इसके बाद का हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।